आज प्रस्तावित दोहा वार्ता पर कंफ्यूजन बरकरार है। अब तक किसी भी देश का कोई प्रतिनिधि कतर नहीं पहुंचा है। बड़ी खबर यही है, अमेरिका की तरफ से वार्ता की हरी झंडी है, ईरान की तरफ से संशय बरकरार है। ईरान बहुत श्योर नहीं है कि दोहा में आखिर होगा क्या, और बड़ी खबर यही है कि अभी तक दोहा में कोई प्रतिनिधि किसी भी देश का नहीं पहुंचा है। तो अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट जरूर किया है। इस पोस्ट में लिखा है कि ईरान की तरफ से वार्ता की गुहार लगाई गई है। गुहार लगाने के बाद आज दोहा में बैठक होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये देखिए वही पोस्ट है, ईरान ने रिक्वेस्ट की है। ये इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिखा गया है और बताया गया है कि दोहा में ये बैठक होने वाली है। और ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर ईरान का पलटवार। ईरानी वार्ताकार मोहम्मद मरांडी ने ट्रंप को दिया जवाब। एक्स पर लिखा, ईरान ने वार्ता का अनुरोध नहीं किया था। अमेरिका ने ईरान से वार्ता के लिए आने को कहा था। ईरान बैठक के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेगा। मोहम्मद मरांडी ने यह बात कही। तो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बकाई ने बयान दिया है, आने वाले दिनों में बातचीत की कोई योजना नहीं है। ये कहा बकाई ने ईरानी न्यूज एजेंसी इरना को बयान दिया और अपने बयान में कहा कि बातचीत की कोई योजना ही नहीं है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कुछ और ही कहा जा रहा है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का एक्स पर पोस्ट आया है, आपसी समझ एक दो तरफा प्रक्रिया है। पेज़ेश्कियान ने कहा, यदि अमेरिकी पक्ष समझौते का पालन करता है तो हम भी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे। पेज़ेश्कियान का बयान, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। कार्रवाई का समय आने पर हम दृढ़ता और निडरता से बचाव करेंगे। पेज़ेश्कियान का बयान। तो दोहा वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप भी कंफ्यूजन में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोहा वार्ता में शामिल होंगे, दोहा वार्ता अहम हो सकती है, वार्ता अहम नहीं भी हो सकती है। तो ये दो बातें उनकी तरफ से, हालांकि ऐसे बयान उनकी तरफ से बार बार सामने आते ही रहते हैं। अब ये जो बयान दिया है, इस ताजा बयान में दो बातें वो कह रहे हैं कि दोहा वार्ता अहम हो सकती है, इसलिए वो शामिल हो सकते हैं, और वार्ता अहम नहीं भी हो सकती है, ये भी उन्होंने कहा। तो आज प्रस्तावित दोहा वार्ता पर ईरान और अमेरिका का पक्ष क्या है, ये आपको बताते हैं। देखिए ईरान का पक्ष देखिए क्या है। ईरान कह रहा है कोई आधिकारिक बैठक तय नहीं है। अमेरिका का पक्ष बैठक के लिए सकारात्मक रुख दिखाया। सीधे तौर पर देखिए दो अंतर दिखाई दे रहे हैं दोनों देशों को लेकर। और ईरान का पक्ष क्या है, प्रतिबंधों में राहत चाहता है ईरान। अमेरिका का पक्ष कूटनीतिक रास्ता अभी भी खुला है, अभी भी ये ओपन है, ये अमेरिका कह रहा है। ईरान का पक्ष है 6 अरब डॉलर के फ्रीज फंड की मांग की है ईरान ने। अमेरिका कह रहा है कि समझौते के बाद आर्थिक रियायत दी जाएगी, यानी कि आपको समझौता पहले करना होगा और उसके बाद ये राहत आपको मिलेगी। ईरान का पक्ष यूएस की दबाव की नीति पर स्पष्ट रुख की डिमांड है। अमेरिका का पक्ष है कि क्षेत्रीय तनाव कम, सीज फायर का पालन हो, ये अमेरिका कहता दिखाई दे रहा है। अब त्रिपाठी सर, पहला सवाल तो यही है कि ये कैसी बैठकें तय हो रही हैं, ये कैसे एमओयू साइन हो रहे हैं। दुनिया ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो अब देखा जा रहा है। मीटिंग्स तय होती है, कोई पहुंचता नहीं है। एमओयू साइन होने के कुछ ही दिनों बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है। क्या वाकई में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई सीरियस गंभीर एफर्ट किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा, अमेरिका के द्वारा इस इशू को सॉल्व करने के लिए? दोहा डाउटफुल है, दोहा में कुछ भी हो नहीं रहा है, जबकि हवा बहुत बनाई गई। देखिए अभी भी दोनों देशों के बीच में शांति जो है वो बहुत अस्थायी, बड़ी फ्रेजाइल है, बड़ी नाजुक है। ये हम नहीं कह सकते कि शांति कायम हो ही जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि ईरान के ऊपर हमला किया, यूएस ने ये कह के कि शिप पे ईरान ने हमला किया है और ईरान ने जवाबी हमले किए हैं। अब फिर वो हमले रुके हैं, फिर वार्ता चल रही है। ट्रंप एक ही सांस में कह रहे हैं कि ये वार्ता आम हो भी सकती है, ये वार्ता आम नहीं भी हो सकती है। ईरान कह रहा है कि ट्रंप ने, हालांकि हमने कोई वार्ता के लिए कोई पेशकश नहीं की या कोई अनुरोध नहीं किया था, लेकिन अगर वार्ता होती है तो हम अपने प्रतिनिधि भेजेंगे और वो प्रतिनिधि
इस बात पर वार्ता करेंगे कि जो हमारे फ्रोजन फंड है $6 बिलियन। सर, अंतरराष्ट्रीय मामलों में इस तरह के सीरियस विषयों में क्या इस तरह का झूठ से सच चलता है? क्या इस तरह की हवाबाजी चलती है? क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, भेजेंगे नहीं भेजेंगे, कोई गया नहीं गया, एक कहता है मान गए, दूसरा कहता है नहीं माने, ये चल क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि दुकान पे बैठ के दो लोग बातें कर रहे हैं किसी सामान को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। एक कह रहा है नहीं खरीदूंगा, एक कह रहा है खरीदना पड़ेगा। नहीं, ट्रम्प की तो हालत ऐसी दुकानदार के जैसी कि जो अपना माल बेचना भी चाहता है, लेकिन वो साथ में ये भी नहीं दिखाना चाहता कि उसको माल बेचने की गरज पड़ी है। वो दूसरे पक्ष को, ग्राहक को ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि ग्राहक को माल खरीदने की गरज है। तो ट्रम्प के बारे में तो देखिए, ट्रम्प ने इतने दिन बाद बड़ा उद्घाटित सत्य किया कि वार्ता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये सब चीज़ें डिप्लोमेसी में, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, कूटनीति में नहीं चलती हैं। कूटनीति में पहले मिल करके तय कर दिया जाता है क्या होगा, क्या क्या स्टेप होंगे और हर स्टेप पे क्या क्या कब किया जाएगा। आपने जहाँ यहाँ कह दिया कि साहब 19 तारीख को सिग्नेचर होते ही फिर 30 दिनों के अंदर $6 बिलियन रिलीज़ कर लिए जाएंगे, सैंक्शन हटा लिए जाएंगे। अभी वो पूरी तरह काम नहीं हुआ है। अभी ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं, भी कूटनीति का रास्ता खुला है, अभी हम देखेंगे कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तब हम सैंक्शन हटाएंगे। तो इस तरह से काम नहीं होता। ये कोई बनिए की दुकान नहीं है कि इस तरह से आप सौदेबाजी करें। सौदेबाजी का एक स्तर होता है कूटनीति में, वो ट्रम्प नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल सर, और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं है जियोपॉलिटिक्स में भी कि इस तरीके से वार्ता हो, वो भी इतने गंभीर मुद्दे पर जिस पर पूरी दुनिया निर्भर कर रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर वार्ता होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। मनीष झा हमारे सहयोगी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, व्हाइट हाउस की तरफ से तो बता दिया गया है कि कुशनर जाएंगे और स्टीव विटकॉफ भी जाएंगे, लेकिन ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है कि ईरान की तरफ से कोई डेलीगेशन जाएगा। तो फिर ये अमेरिकी डेलीगेशन किससे मिलने जा रहा है कतर? देखिए, मुद्दा तो यह है कि अगर ईरानी डेलीगेशन पहुंच भी गए तो सवाल यह है कि वो दोहा में शॉपिंग करेंगे या फिर दोहा में न्यूक्लियर इशू पर बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी तक तो जो कुछ हुआ था वो बस एक हवाई सा था। असली मुद्दे पर जब बात होगी कि क्या ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम को बंद करेगा, और अगर इस पर बातचीत होती है तो भी ईरान के लिए और अमेरिका के लिए इसमें सबसे बड़ी मुश्किल होने वाली है। और यही वजह है कि दोनों में से कोई भी पक्ष इस वक्त ये कहने को तैयार नहीं है कि हमारी बातचीत हो रही है। दूसरी बात है कि ये बात साफ तौर पर दिख रहा है कि ईरान चाहता है कि पहले उसे $12 बिलियन जो कि कतर में अभी फ्रीज किया हुआ है, उसमें से कम आधी रकम उसे मिल जाए, उसके बाद बात की बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ, एक बात साफ है कि ना जंग से पहले ट्रंप को ईरान के बारे में समझ आ पाई थी और ना जंग के बाद बातचीत के दरमियान ईरान को वो समझ पाए हैं। इसीलिए आप देखिए कि इस तथाकथित एमओयू के होने के बाद भी अमेरिका ईरान के साथ डील नहीं कर पा रहा है, और लगातार ये हमेशा आशंका बनी रहती है कि कभी भी जो भी ये एमओयू है वो टूट जाएगा और लड़ाई बदस्तूर जारी हो जाएगी जैसे पहले हुआ था। जी बिल्कुल मनीष, और ये सिचुएशन आप देखिए खिंचती ही जा रही है, ये हालात आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, समस्याएं उलझ रही हैं, मामले उलझ रहे हैं, सुलझने का कोई सिरा दिखाई दे नहीं रहा है। और देखिए, पश्चिम एशिया में सेंटकॉम की नई तैयारी है, ईरान पर फिर भीषण हमला संभव है। पश्चिम एशिया में 50,000 यूएस सैनिक तैनात, ईरान पर दबाव बनाने के लिए सैन्य तैनाती, और अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। ये देखिए, ये तैनाती ही अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। एक बड़े हमले की तैयारी, एक बड़े दबाव की तैयारी। तो वार्ता फेल तो ईरान में विध्वंस होगा, बयान तो ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया था। पश्चिमी एशिया में हाई अलर्ट पर है अमेरिकी सेना, तैयारी की गई है। दोहा वार्ता से पहले पश्चिमी एशिया में यूएस की बड़ी तैयारी है, और सेंटकॉम ने ईरान के पास सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है। और पश्चिमी एशिया में 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है। किसी भी वक्त ईरान पर पहले से भी बड़े हमले की आशंका है। एडमिरल ब्रैड कूपर ने सैन्य तैनाती की जानकारी दी। बड़ी बात क्या है उस पर नजर डालें तो वार्ता के लिए दबाव बनाने के लिए तैनाती की गई है। वार्ता फेल होने पर प्लान बी पर काम होगा, यानी कि एक्शन होगा, यानी कि लड़ाई होगी, जंग फिर से छिड़ेगी। संजय सोय सर, ट्रंप चाहते क्या है, अमेरिका चाहता क्या है? बातचीत तो करना नहीं चाहते, क्योंकि अभी त्रिपाठी सर ने कहा ना तो ये स्तर है ना ही तरीका है, तो ये बातचीत तो हो नहीं रही है।
ये किसी डील या किसी डिप्लोमेसी का ये सब हिस्सा नहीं होता है जो ट्रंप कर रहे हैं। जंग वो करना नहीं चाहते हैं, जंग करके वो देख चुके हैं, आगे तैयारी भले ही कर रहे हों और पीछे हटना नहीं चाहते क्योंकि इतनी बेइज्जती होगी कि घर में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल रवि, जो आपने एक सेंटेंस कहा था उसको मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि वार्ता के लिए दबाव बनाने के लिए ये तैयारी की जा रही है सेंट्रल कमांड के द्वारा। 50,000 ट्रुप्स तैयार हैं और अमेरिका बेड़ा और उनके जहाज और आ गए, एम्यूनिशन आ गया। यानी कि आप अगर किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं तो आप उसकी कनपट्टी पर पिस्टल रख के बातचीत करना चाह रहे हैं कि आपने तो हमारी बात माननी है, नहीं मानोगे तो आपकी बर्बादी निश्चित है। इस तरह की फीलिंग जब आप दूसरे देश को देते हैं, ख़ास तौर से देखिए हर एक देश की अपनी सोचने का तरीका होता है। इस समय में ईरान में जो हार्ड लाइनर हैं वो इस तरह की बातों में नहीं आए हैं। जिस प्रकार से देखा ना अभी तक नहीं आए तो आगे क्यों आएंगे, ये बात अमेरिका को समझना चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे डबल फेस नज़र आता है। जैसे आपने कहा कि ट्रंप एक तरफ कह रहे बातचीत होगी, एक तरफ कह रहे नहीं भी हो सकती है। तो अमेरिका, मेरे ख्याल से ट्रंप का कुछ और है, लेकिन अमेरिका की अपनी, मैं ये मानता हूँ अमेरिका की अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये है कि ईरान को ख़त्म करना है और यही इजराइल की पॉलिसी। अमेरिका इजराइल के साथ ही चलेगा। अब अमेरिका देखिए हिस्टोरिकली लंबे युद्ध कर सकता है, करता रहा है। इराक के साथ 8 साल, वियतनाम के साथ 20 साल, अफगानिस्तान के साथ 20 साल, ISIS के साथ 2014 के साल लड़ाई चल रही, यानी कि हर जगह। लेकिन सर हालत क्या हुई अमेरिका की, ये भी तो बिल्कुल। अब लेकिन ये बात अलग है कि आपने जो नाम लिए वहां से अमेरिका ने अपने बॉडी बैग्स ही बटोरे हैं या जंग का मैदान छोड़ के भागे हैं वो लोग। बिल्कुल यही मैं कह रहा था कि अल्टीमेटली रिजल्ट जो भी रहा हो, लेकिन वो देश भी तो बर्बाद हो गए ना। ये बात जरूर। आज देखिए, आज वो मध्य पूर्व के ज्यादातर देश या तो अमेरिका की बात मान रहे हैं या उनके अंदर की लड़ाई चल रही। चाहे इराक देख लिए, सीरिया देखिए, जो देश बिल्कुल अमेरिका के कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं आए, जहाँ पर जंग हुई वहाँ पर आज इंटरनल लड़ाई चल रही। जो अमेरिका की बात मान के अमेरिका ने बेसिस बना दी वहाँ पर और पूरा कंट्रोल किया। यानी आप कह रहे हैं सर अमेरिका जिसको पकड़ता या छोड़ता उसका बर्बाद होना तय है। बिल्कुल, या तो वो पकड़ लेता है कि भैया तुम मेरी बात मान लो, मेरी बेस मैं बना रहा हूँ, उसके तुम पैसे देते रहना, मेरी जो सेना डिप्लॉय है उसके पैसे आप दोगे, और या फिर उस देश को बिल्कुल ख़त्म कर देते, बर्बाद कर देते। कि चाहे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में मिले या नहीं मिले, आज ईरान के लिए भी लंबे समय की पॉलिसी ये रहेगी कि किस प्रकार से धीरे धीरे साम दाम दंड भेद के द्वारा ईरान को ख़त्म करें। ये बार बार इसीलिए बात होती है, बातचीत करेंगे नहीं करेंगे। ईरान समझ चुका है इस पॉलिसी को। ईरान जान गया है कि किस प्रकार से लीबिया, सीरिया, इराक में हुआ है, वो नहीं चाहते रिपीट हो। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की कोशिश है कि बीच में के फूट डाले, गद्दी का लालच दे, पैसे का लालच दे और अंदर से बिल्कुल सर, लेकिन तमाम कोशिश की जा चुकी है अमेरिका की तरफ से और वो उसमें सक्सेसफुल होता नजर नहीं आ रहा है। ईरान ये बहुत अच्छे से जानता है कि लीबिया मॉडल क्या था, सीरिया में क्या हुआ था, और इसी वजह से ईरान अपनी शर्तों पर डटा हुआ है और आज ये स्थिति देखने को मिल रही है। और खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुद्दे को लेकर ईरान डटा हुआ है। हॉर्मूज से जुड़ी खबर है, हॉर्मूज में जहाजों से टैक्स वसूलेगा ईरान, वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेगा ईरान, और ईरान के विदेश मंत्रालय ने टैक्स लेने का ऐलान भी किया है। ओमान ने जहाजों से टैक्स लेने से इनकार कर दिया है, तो वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेगा ईरान। इसको लेकर पहले भी ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बात सामने आई थी। एक बार फिर से वैसी ही बात, ओमान ने टैक्स लेने से एक तरफ इनकार किया है तो दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय ने टैक्स लेने का ऐलान किया है। और हॉर्मूज टैक्स पर बढ़ेगा विवाद। जी हां, हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों से टोल वसूलने की तैयारी में है ईरान। हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा, ये ईरान ने फिक्स कर दिया है, ये निश्चित कर दिया है। 31 अगस्त से जहाजों से टोल ले सकता है ईरान, और ईरान के विदेश मंत्रालय ने टोल वसूलने का ऐलान किया है। ओमान ने जहाजों से टोल लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कितना टैक्स लगाने का अनुमान है, जरा इस पर भी गौर करते हैं। तो विकल्प नंबर 1, प्रति जहाज $20 लाख टैक्स ले सकता है। दूसरा विकल्प, 1 बैरल तेल पर $1 का टैक्स ले सकता है। हॉर्मूज में टैक्स लगा तो क्या होगा ये भी देख लीजिए। अमेरिका ईरान के बीच तनाव में इजाफा होगा। MOU में हॉर्मूज में टैक्स की बात नहीं, और ट्रंप पहले से ही ईरान को धमकी दे रहे हैं। टैक्स लगाने के नतीजे बेहद विध्वंसक होंगे, ये सीधे तौर पर अमेरिका कहता रहा है।
तो ईरान पर फिर अमेरिकी हमले संभव हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया तो हमला तय है और यूएन में यूएस राजदूत वॉल्ट्स की चेतावनी भी सामने आ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की हिमाकतों का जवाब देंगे, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। फॉक्स न्यूज के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया तो हमला तय है, ये यूएस की तरफ से कहा जा रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समंदर और जहाजों पर बनेगा टोल की लेने की धमकी दी गई है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब क्या ताजा जानकारी मिल रही है? ईरान पर हमले की धमकी दी गई है। यूएन में अमेरिका ने क्या कहा है? हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया तो हमला तय है। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की चेतावनी दी गई है। यूएन में यूएस राजदूत वॉल्ट्स ने जंग के संकेत दिए हैं। कार्गो जहाज पर हमले हुए तो कीमत चुकाएगा ईरान। ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं है, फॉक्स न्यूज के हवाले से जानकारी। लेकिन इस बयान के मायने क्या है? हॉर्मुज पर फिर से जंग का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से हालात बन रहे हैं। और हॉर्मुज पर कब्जा नहीं छोड़ेगा ईरान। ईरान के सांसद इब्राहिम रजाई ने धमकी दी है। हॉर्मुज पर ईरान का अधिकार, ये रजाई ने कहा है। ईरान के नियम मानने ही होंगे। रजाई का बयान, हॉर्मुज में टोल देना ही होगा, रजाई ने कहा। तो हॉर्मुज पर कब्जा नहीं छोड़ेगा क्या ईरान? ईरान के सांसद रजाई ने धमकी दी है। हॉर्मुज पर कंट्रोल जारी रहेगा, ये कहा गया है। और इसके मायने क्या है? फिर से जंग की आशंका है, पहली बात तो ये। दूसरा कि धमकी, ईरान के नियम मानने ही होंगे, ये चेतावनी है। इसके मायने ये है कि दादागिरी से तनाव बढ़ेगा। ईरान जितनी ज्यादा दादागिरी करेगा उससे स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बढ़ेगा इस इलाके में। ये भी धमकी कि हॉर्मुज में टोल देना ही होगा, विश्व विनाश का खतरा यहां बढ़ जाएगा। इसके मायने ये निकल रहे हैं। हॉर्मुज से कोई समझौता नहीं करेगा, ईरान की तरफ से ये साफ धमकी दी गई है। मायने ये कि अब एमओयू टूटने का डर बढ़ गया है, क्योंकि एमओयू में कई मुद्दों पर सहमति बनती हुई दिखाई दी थी। मनीष, पहली बात तो अनक्लॉज क्या कहता है? क्योंकि ईरान तो यही चाहता है कि हॉर्मुज में पूरी तरह से उसका नियंत्रण हो। अमेरिका चाहता है कि स्वतंत्र हॉर्मुज को छोड़ दिया जाए, जिससे कि किसी भी देश को परेशानी ना हो। और इसको लेकर बड़े बड़े दावे भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो चुके हैं। देखिए, पूरी दुनिया ये मानती है कि हॉर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और वहां से बिना किसी भी तरह के टोल टैक्स के दुनिया भर के जहाज आ जा सकते थे। लेकिन हाँ, इस जंग के बाद जो सूरत हाल बनी है उसमें साफ तौर पर अब ईरान इसका फायदा उठा रहा है, क्योंकि ईरान ने दिखा दिया कि हॉर्मुज पर उसका दबदबा है और अब वो उसे अपनी प्रॉपर्टी बताकर वहां से शुल्क अदा करना चाहता है। जबकि देखा जाए तो आधा हिस्सा ओमान के टेरिटरी में भी आता है, लेकिन ओमान इसका शुल्क नहीं लेना चाहता है। अब यहाँ पर सवाल है कि अगर ईरान ये शुल्क लेगा तो क्या भारत समेत बाकी दुनिया के देश तैयार हैं ये शुल्क देने के लिए कि वहां से जहाज गुजरेंगे तो ईरान को टोल टैक्स देना होगा, और या नहीं तो फिर क्या उपाय है? क्या तब ये जंग केवल अमेरिका की रहेगी या बाकी दुनिया मिलकर ईरान पर दबाव देने की स्थिति में है? चाहे रूस यूक्रेन जंग हो या ईरान के साथ जंग, ये बात साबित हो चुकी है कि बाकी दुनिया कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, वो सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। अगर ईरान ने यह तय कर लिया कि हाँ हम ये टोल टैक्स लेंगे तो उसे कौन रोकेगा? कौन, किसकी क्षमता होगी कि फिर वो ईरान को रोकेगा? क्योंकि जब अमेरिका के साथ जंग हो रही थी तब बाकी दुनिया ने सोचा कि ये जंग अमेरिका और ईरान की है, लेकिन अब उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अब उसकी कीमत बाकी दुनिया चुकाएगी। जब वहां से होकर जहाज जाएंगे तो आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति बन गई है और इसके लिए जितना अमेरिका दोषी है उतना ही ईरान भी दोषी है। और भविष्य में ये बात ईरान के लिए हो सकता है कि नुकसानदायक हो, क्योंकि बाकी दुनिया को लगेगा कि ईरान बेवजह एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर अपना कब्जा जमा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कल के दिन में सिंगापुर जैसे देश कहेंगे कि मैं मलक्का स्ट्रेट पर अपना कब्जा चाहता हूं, या दुनिया के दूसरे और जगह पर जो इंटरनेशनल वाटर है वहां पर जो आसपास के देश हैं वो भी दबदबा बनाने की स्थिति करेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है ये अपने आप में। और ऐसे में ये ईरान की मंशा और ईरान की भूमिका की भी सही समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर ईरान जो कुछ भी कर रहा है उसको कैसे देखा जाए। और एक और बड़ी खबर देखिए, न्यूक्लियर हथियार बनाएगा ईरान, ये खबर आ रही है। जी हां, ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है एटम बम बनाना ही एकमात्र विकल्प। ईरान के स्टेट टीवी पर एटम बम का दावा। तो देखिए, ईरान एटम बम बनाएगा, ये स्टेट टीवी में दावा किया।
गया है, यानी कि अभी भी परमाणु हथियारों को लेकर यह मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। जंग जिस मुद्दे पर शुरू हुई थी उसी विषय को लेकर अभी भी रिपोर्ट्स वैसी ही आ रही हैं कि ईरान यह हथियार हासिल करके रहेगा। तो ये बड़ी खबर है, एटम बॉम्ब बनाएगा ईरान क्या? ये सवाल है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या असर होगा? वैसे ही स्थिति पैदा हो जाएगी जहां से जंग की शुरुआत हुई थी। एटम बॉम्ब बनाना ही एकमात्र विकल्प है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ही पड़ेगा। न्यूक्लियर मुद्दे पर नहीं झुकेगा ईरान, ये कहा जा रहा है। एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने से भी इनकार कर दिया, यानी कि एमओयू पर जिन मुद्दे पर सहमति बनी थी उनसे भी इनकार कर दिया। एटम बॉम्ब पर सरकारी मीडिया में ये दावा किया जा रहा है। स्टेट टीवी ईरान इसके हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन क्या इससे युद्ध के संकेत बढ़ गए? सवाल यह है क्योंकि ट्रंप की पीस डील पर खतरा मंडराता दिख रहा है। यूरेनियम पर फिर जंग तय होगी क्योंकि शुरुआत तो इसी मुद्दे से हुई थी और यह एक अहम मुद्दा भी है। संजय सोई सर, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी यूरेनियम को लेकर ही, अमेरिका की तरफ से लगातार कहा जा रहा है यूरेनियम सौंपना होगा ईरान को, और ईरान शुरू से कह रहा था कि वो इस बात पर नहीं मानेगा। लेकिन जब एमओयू पर दोनों देशों की तरफ से हस्ताक्षर हुए थे तो सहमति बनती दिखाई दे रही थी। अब ये तो वही बात हो गई जहां से युद्ध की शुरुआत हुई थी, जहां से बात की शुरुआत हुई थी, उसी टेबल पर दोनों देश आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल प्रगति जी, ऐसा है कि बात कहाँ आगे बढ़ी, वहीं की वहीं है। जहाँ पे युद्ध शुरू हुआ था आज भी वहीं है। आज सिर्फ बात चल रही है हॉर्मुज़ की, जो युद्ध का मसला ही नहीं था। और न्यूक्लियर देख लीजिए, यूरेनियम देख लीजिए, चाहे मिसाइल की हो जाए, रिजिम चेंज हो जाए, सब वैसे के वैसे हैं, कोई बदलाव नहीं आया है। और यूरेनियम का देखिए एक सोच में क्या बदलाव आया ईरान में, बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूँ मैं। पहले ये दावा करते थे हम हथियार नहीं बनाएंगे, ये हमेशा से ईरान का दावा रहा है। अयतुल्लाह खुमैनी और उनकी लीडरशिप का ये रहा था। ये अगर दावे आने शुरू हो गए हैं, ये वाकई में एक बहुत ख़तरनाक मोड़ है और सोच में बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि फिर इजराइल और अमेरिका इस चीज़ को, इस दावे को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इनको ज़्यादा ही एक्शन लेने की तैयारी करेंगे, क्योंकि इजराइल अभी भी कोशिश कर रहा है। लेकिन इस समय वो लेबनान पर फोकस है, अमेरिका ईरान के ऊपर फोकस है। रवि, तो बिल्कुल न्यूक्लियर को लेकर ये जो चिंता है ये तो बनी ही है, और सवाल यहीं से शुरू हुआ था और अभी भी स्थिति घूम फिर के वहीं आ रही है। देखिए, लेबनान से खबर है, लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। लेबनान के नबातिये में भीषण बमबारी की गई। इजरायली हमले में कई इमारतें जमींदोज हुई। नबातिये में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक, एक बार फिर से हिजबुल्लाह की सुरंग पर इजराइल डिफेंस फोर्स की बमबारी। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह की सुरंग तबाह कर दी गई है। हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह की सुरंग पर टारगेट किया गया, इजराइल डिफेंस फोर्स ने बमबारी की है। और लेबनान के गुलानी में इजराइल का हमला, हिजबुल्लाह के पोस्ट पर आईडीएफ की फायरिंग। हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर डायरेक्ट अटैक हमले में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत हुई है। तो वहीं दक्षिण लेबनान के रिहायशी इलाके में भी हमला किया गया है। इजरायली हमले के बाद जोरदार धमाका होता है और इजरायली हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई। लेबनान पर कब्जा नहीं चाहता इजराइल, सुरक्षा के लिए लेबनान में सैन्य तैनाती। इजराइल के विदेश मंत्री कार्ड्स का बयान है। तो इजराइल का विध्वंसक लेबनान प्लान, क्या है यह प्लान, जरा उस पर नजर डालते हैं। लेबनान से 1 किलोमीटर भी पीछे नहीं हटेगी इजरायली सेना, यह क्लियर किया है इजराइल ने। हिजबुल्लाह के खात्मे तक लेबनान में मौजूद रहेगी सेना। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स का बयान आया, इजराइल का लेबनान पर कब्जे का इरादा नहीं, यह भी कार्ड्स ने कहा है। हिजबुल्लाह के खात्मे के बाद लेबनान से हटेंगे, ईरान के साथ भी जल्द शुरू हो सकता है युद्ध, यह भी कार्ड्स कह रहे हैं। तो आप देखिए कि लेबनान फ्रंट पर कुछ भी इंप्रूव होता तो दिखाई नहीं दे रहा है। त्रिपाठी सर, एक चीज ईरान को लेकर भी समझने की जरूरत है, मैं चाहूंगा कि आप उसका एक असेसमेंट हमारे दर्शकों को बताइए। ईरान भी दूध का धुला हुआ नहीं है। ईरान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, एक होता है साहस और एक होता है दुस्साहस। पहले ईरान ने साहस दिखाया, क्या अब ईरान दुस्साहस कर रहा है? उसे प्रॉक्सीज को पालना है, लेकिन इजराइल से अपेक्षा है कि इजराइल हथियार डाल दे। उसे हॉर्मुज पर नियंत्रण चाहिए, लेकिन उसे चाहिए कि अमेरिका की कोई शर्त ना माने।
उसे न्यूक्लियर बम बनाना है, लेकिन वो चाहता है कि अमेरिका इस मुद्दे को छोड़ दे। और सबसे बड़ी बात कि इस्लामिक सत्ता जिसको बचाने के लिए सारी लड़ाई चल रही है, वहां पर लोकतंत्र है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि जनता किस दिशा में और कैसा शासन चाहती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है, IRGC का कंट्रोल है, युद्ध होगा नहीं होगा वही फैसले ले रहे हैं सारे। तो फिर ऐसे माहौल में ईरान को क्लीन चिट देकर साहसी ईरान कह देना कितना सही होगा? नहीं, देखिए, ईरान अब साहस नहीं, आप सही कह रहे हैं, दुस्साहस कर रहा है। लेकिन ये दोनों ओर से बात हो रही है, ये आप एक रिएक्शन के तौर पे, एक प्रतिक्रिया के तौर पे भी देख सकते हैं। आपने देखा ईरान ने शुरू में कहा कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। उसके बाद जब 19 जून को समझौता हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई, इसमें साफ साफ है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, लेकिन वो सिविल यूज़ के लिए न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकता है, मतलब पावर जनरेशन के लिए। अब जब ट्रंप ईरान पर हमला कर रहे हैं तो ईरान नेचुरली कह रहा है, ईरान भी पीछे हट रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि आपको $6 बिलियन हम अभी नहीं देंगे, फिर कह रहे हैं कि $6 बिलियन हम कैश में नहीं देंगे, हम आपको सामान बेचेंगे $6 बिलियन का। तो ट्रंप के बदलते हुए स्टैंड, लेकिन ये सब तो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा तो कहां से शुरू हुआ था? 7 अक्टूबर, इजराइल पर हमले, प्रॉक्सीज को पैसा देना, फंड देना, ट्रेन देना, मासूम लोगों की हत्या कराना, यहां से सिलसिला शुरू हुआ और अब ये स्थिति है। बहुत बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान कोई पीसफुल रास्ता निकालना चाहेगा इस पूरे मामले में, एक स्पेस देना चाहेगा इजराइल से? क्या वो बैठकर बात कर पाएगा और मुद्दे सुलझा पाएगा? इसकी संभावना भी कम ही दिखाई दे रही है। समय सर हमारे पास इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।